सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब सोर में। और हम लोग जीके क्लास जो चला रहे हैं एफसीआई वॉचमैन एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, और देखिए आज मैंने 2 कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आप लोग का काफ़ी नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आप लोग पूछेंगे कि सर बैकग्राउंड में आपने एवेंजर्स का क्यों डाला है, क्योंकि देखिए कंपटीशन भी इसी प्रकार से होने वाला है, एक से बढ़कर एक काफ़ी आपको एग्जामिनेशन में धुरंधर देखने को मिलने वाले, इसलिए आप अपनी तैयारी जितनी ज़्यादा हो सके बाकी सारे सब्जेक्ट को और अच्छे से कवर करिए। जीके का तो यहाँ करा ही रहे हैं, और जीके का सब्जेक्ट ऐसा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। हम और आप सोच ही नहीं सकते ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए जितने ज़्यादा नए क्वेश्चन हो सके अटेम्प्ट करिए, पुराना को रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए अब किसी को लग सकता है कि सर ये तो क्वेश्चन जो है कंप्लीट इंग्लिश में, हिंदी में भी आएगा, बस अर्थ क्या है बहरहाल जो स्टार्टिंग है वो इंग्लिश में हो गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉर्डर्स लेंथ शेयर्ड विथ इंडिया। आपको बताना है कि यहाँ पे सबसे मतलब जो ऑर्डर यहाँ पे अरेंज करना है आपको, कंट्री जो दिया गया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि कौन सी कंट्री भारत के साथ सबसे ज़्यादा अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप लोग, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा भारत के साथ अपनी सीमा जो शेयर करता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर चाइना, चाइना के बाद फिर हो जाता है नेपाल, उसके बाद भूटान। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल है कि भारत में निर्मित पहली डोर्नियर विमान उड़ान को अप्रैल 2022 में असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश में खाली स्थान के लिए रवाना किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अलोंग या फिर आलो जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना, इसके लिए रवाना किया गया था। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ा होगा उनको आराम से पता होगा कि कौन सा शासक है जिसने दिल्ली पर शासन नहीं किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गौरी राजवंश ने दिल्ली पर कभी शासन नहीं किया। अगला नंबर का सवाल देखिए कि विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या किस देश में। आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट यूज़ करने वाले यूज़र्स किस देश में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चाइना में विश्व का सबसे अधिक इंटरनेट यूज़र पाए जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो कंट्री डेवलप्ड है और जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वहीं तो ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में नोटों की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली का पालन किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ कि भारत में नोटों की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली का पालन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, ओके, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये भारत में नोटों की प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है, नियम का पालन किया जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जिस हिसाब से डिमांड रहती है, जिस हिसाब से सामान प्रोडक्शन होता है, उसी हिसाब में नोटों की संख्या बनाई जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग अगर देश में अकाल है या फिर और कुछ भी ऐसी आपदा की स्थिति है तो हम लोग अपने हिसाब से मन मुताबिक कभी भी नोटों की बौछार नहीं करते थे या फिर अनगिनत नोट नहीं छपाई करते, ओके। तो ये सारा सिस्टम रहता है। अगला नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2022 में बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया, है ना। यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2022 में बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया, है ना, किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग ने जारी किया है। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा, किसी क्वेश्चन को लेके आपके कोई डाउट होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और बाकी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट होगा या फिर और कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, कमेंट जरूर करिएगा। अगला नंबर का सवाल है कि खाली स्थान वह स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर लगातार उच्च रहती है लेकिन मांग स्थिर रहती है और बेरोजगारी उच्च रहती है। आपको बताना है कि वह कौन सा स्टेजेस है। एक बार यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। ब्लैंक है, इज अ सिचुएशन इन विच द इन्फ्लेशन रेट इज प्रिसेंटली हाई बट डिमांड रिमेन्स स्टैंड, है ना, इंस्टेंट
एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्टे है ना, यानी कि जो मुद्रास्फीति है ना, जो मुद्रास्फीति जनित मंदी है ना, वह स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर लगातार उच्च रहती है लेकिन मांग स्थिर रहती है और बेरोजगारी उच्च रहती है। जब आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला नंबर का सवाल है कि सरकार ने अप्रैल 2022 में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता खाली स्थान के लिए विनिवेश को अंतिम रूप दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पवन हंस लिमिटेड को भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता के लिए विनिवेश को अंतिम रूप प्रदान किया है। अगला नंबर का सवाल देखिए, खाली स्थान ने मई 2022 को खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषकी प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। खाली स्थान ने 13 मई 2022 को खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नीति आयोग ने। अब देखिए यहाँ पे 2 बार क्या है, हमने नीति आयोग का यहाँ पे जिक्र किया, तो आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और यहाँ पे जो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग ज़रूर राइट डाउन ज़रूर करिएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है कि खालिस्तान राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 को मनाया गया। आपको बताना है कि इस साल 25 जनवरी 2022 को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है वो कौन सा है ना, उसका नंबर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी है ना 2022 को हमने सेलिब्रेट किया, यानी कि नेशनल वोटर डे है ना, नेशनल वोटर्स डे। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मौजूद आर्थिक समूह का नाम क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मौजूद आर्थिक समूह का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कृषि श्रमिक। अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल है कि मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ एक इंडस्ट्री टास्क फोर्स शुरू किया है। आपको बताना है कि मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ एक इंडस्ट्री टास्क फोर्स शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत सरकार ने 2022 में एक इंडस्ट्री टास्क फोर्स शुरू की है। अगला नंबर का सवाल देखिए। अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट खाली स्थान के रूप में प्रभावित होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विदेशियों के लिए भारतीय माल सस्ते होंगे। जी आप सभी को पता है, क्योंकि डॉलर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हमारा जो इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ जाके उतना ही सस्ता उनको मिलने लगेगा, और वो अगर यहाँ पे आएंगे तो भी उनको मतलब वहाँ के मुकाबले में यहाँ जो सामान मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलेगा। यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद के अधिकारों को प्रदान करने के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आर्टिकल 247 जो है बताता है कि कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना करने के लिए संसद के अधिकारों को प्रदान करने के बारे में बताता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है कि कोरिया जल संधि किन 2 देशों के बीच एक समुद्री मार्ग है। आपको बताना है कि कोरिया जल संधि किन 2 देशों के बीच में समुद्री मार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में कोरिया जल संधि जो है एक समुद्री मार्ग का कार्य करती है। अगला नंबर का सवाल है कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों के शब्दकोशों में पाया जाता है, यह कथन किसने कहा था। आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों के शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में या फिर वोकैबुलरी में पाया जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि भारत की राजधानी के बाद कांग्रेस वार्षिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से कौन खड़े थे। जी हाँ, आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंडियन पॉलिटी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा रिमाइनिंग और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस वार्षिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से कौन खड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। अगला नंबर का सवाल है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर कब उतरे थे। जी हाँ, आपको बताना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर कब उतरे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको फैक्ट बता देता हूँ। जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे क्या पूछा गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन के बारे में पूछा गया। तो आप सभी को पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है
चंद्रमा पर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो उन्होंने क्या किया है कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति। अब आपको ये बताना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20 जुलाई 1969 को। ओके, सो अगला नंबर का यहाँ पे सवाल देखिए, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि स्वीकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंडी मरे ने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि स्वीकार किया है। अगला नंबर का सवाल देखिए, ढोला सादिया पुल किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है कि ढोला सादिया पुल किस नदी पर बनाया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ढोला सादिया पुल जो है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ढोला सादिया पुल किस नदी पर बनाया गया है। नदी का नाम तो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको बताना है कि ढोलिया सादिया जो पुल है वो किस राज्य में पड़ने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लोहित नदी पर ढोल सादिया जो पुल है वो निर्माण किया गया है। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा कि यश भारती सम्मान है ना, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार प्रदान किया जाता है? किस भारतीय सरकार मतलब किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है यश भारती सम्मान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती सम्मान जो है पुरस्कार वो प्रदान किया जाता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे स्वसंकर्षण यानी कि सेल्फ प्लगिंग है ना, सेल्फ प्लगिंग खाली स्थान की विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी की जो सेल्फ प्लगिंग जो है ये विशेषता होती है। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ से पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन आपसे पढ़ के अच्छे से सुना देता हूँ कि कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच रेस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जी आपको बताना है कि कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में जो भारत का संसद है आपको उसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है ना। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं रिटर्न नेचर ऑफ द कंसिस्टेंट यानी कि जो भारतीय संविधान है मतलब जो भारत का जो है ना, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छा डीप यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते यहाँ पे हमारा जो अगला नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसरो के नाम से जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? LPSC, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है कि लिक्विड प्रपोल्सन सिस्टम सेंटर है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि जो तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है कि यहाँ पे है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे है ना, एक तरफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मूवमेंट्स या फिर सोसाइटी दे गया और एक तरफ उस मूवमेंट या फिर सोसाइटी से जुड़ा हुआ प्लेस दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी और डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया है, मार्च 2022 में किस देश ने एक नई अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM ह्वेनसोंग 17 दागी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तर कोरिया ने मार्च 2022 में एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM 17 मतलब ह्वेनसोंग है ना, इसका परीक्षण किया या फिर दागी है। अगला नंबर का सवाल है कि बिप्लब कुमार देव ने मई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? जी आपको बताना है कि बिप्लब कुमार देव ने मई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि त्रिपुरा के है ना, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे कौन? बिप्लब कुमार देव, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
अगला नंबर का सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित था। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसका आई होप आप सब ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो भोपाल गैस त्रासदी है वो 1984 में हुआ था। अगला नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य केंद्र सरकार का काम नहीं माना जाता है। जी हाँ, तो ये काफ़ी आपको जानने लायक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्य केंद्र सरकार का काम नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सरकारी व्यय पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सी अनुसूची सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची में जो राज्य और केंद्र के मतलब जो संघ और राज्यों के बीच की शक्तियां हैं उसका विभाजन करती है। तो कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है उनका उल्लेख आपको मिलता है। अगला नंबर का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन खाली स्थान की एक विशेष एजेंसी है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ये किसका एक विशेष एजेंसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का है ना अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन एक विशेष एजेंसी है। अगला नंबर का सवाल है कि जब बैंक जोखिम से बचने के लिए बाजार में निवेश करने के बजाय सरकारी प्रभूतियों में अपना पैसा निवेश करते हैं तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। जी हाँ, एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है कि जब बैंक जोखिम से बचने के लिए बाजार में निवेश करने के बजाय सरकारी प्रभूतियों में अपना पैसा निवेश करती हैं तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नैरो बैंकिंग, संकीर्ण बैंकिंग कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि एसएसबी के पहले संस्थापक निदेशक कौन थे। आपको बताना है कि एसएसबी के फर्स्ट फाउंडर डायरेक्टर कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि BN मलिक जो थे, है ना, वो क्या है, वो कौन थे, एसएसबी के पहले संस्थापक थे, है ना, पहले संस्थापक निदेशक थे। अगला नंबर का सवाल है कि संविधान सभा ने अंतिम संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया। आपको बताना है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 29 अगस्त 1947 को किया था। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह भंडार कहा जाता है। विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ना, सालारगंज संग्रहालय को। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेपाल। आई होप यार जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही है और क्वेश्चन आपको पसंद भी आ रहा होगा। देखो क्या है ना, जो शिद्दत से तैयारी करेंगे वही यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होगे, नहीं तो जिनको क्या है ना रफली अगर जिनको सिलेक्शन लेना है वो तो फिर अब उनकी बात ही क्या करना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि भक्कू, है ना, क्वेश्चन है कि भक्कू पुरुषों के लिए एक पारंपरिक पोशाक इन राज्यों में किससे संबंधित। आपको बताना है कि जो भक्कू जो है पुरुषों का एक पारंपरिक पोशाक है वो किस राज्य से संबंधित है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिक्किम राज्य से संबंधित है। भक्कू जो है एक पुरुषों के लिए एक पारंपरिक पोशाक है, तो ये पहना जाता है सिक्किम में। ओके, सो यहाँ पे अगला नंबर का क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के लिए स्थित है। मतलब हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। अब देखिए भाई, हरियाणा वाले अगर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप सोच ही सकते हैं आपकी तैयारी किस स्तर पर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा वाले जितने भी भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो दबा के इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर राइट डाउन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि करनाल में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि जो इनपुट डिवाइस डिस्प्ले स्क्रीन पर
ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाइट पेन का यूज़ किया जाता है ना। अब देखिए ये क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में कंप्यूटर जो नहीं है। अगला नंबर का सवाल है कि ओसामा बिन लादेन अमेरिकाज एनिमी इन हिज ऑन वर्ड्स किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको बताना है कि जो ओसामा बिन लादेन अमेरिका है ना, अमेरिका एनिमी इन हिज ओन वर्ड्स, ये किसके द्वारा रिटर्न मतलब लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रोंडेल बी हमद के द्वारा ये लिखा गया है। अगला नंबर का सवाल है, यहाँ पे इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक तरफ दिया गया है लीडर और एक तरफ दिया गया है मेमोरियल साइट। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल जब यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि चुनाव में नियंत्रण की अधीक्षण दिशा चुनाव आयोग में निहित है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आर्टिकल नंबर 324 कहता है या फिर बताता है कि चुनाव में नियंत्रण की अधीक्षण दिशा चुनाव आयोग में निहित है। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित था और अब यह कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोलकाता 1891 में। ओके, अब अगला नंबर का सवाल है कि जब बेटिंग जल्लीकट्टू है ना, जब बेटिंग कहाँ मतलब बुल बेंटिंग कहाँ का पारंपरिक खेल है, जल्लीकट्टू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू या फिर आप लोग जिसको बुल्ली है ना, बुल बेटिंग, ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। अगला नंबर का सवाल है कि मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगी। तो ये घोषणा किया था उत्तर प्रदेश पंजाब के सरकार ने, पंजाब सरकार ने मार्च 2022 में यह घोषणा की है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग मतलब एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आई होप आप सबने इसका आंसर राइट डाउन ज़रूर कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला नंबर का सवाल है कि मुआवजा उपकर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि मुआवजा उपकर है ना, मुआवजा उपकर जो शब्द है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के साथ में जुड़ा हुआ है मुआवजा उपकर शब्द जो है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि आयात में वृद्धि के साथ देश का चालू खाता घाटा खाली स्थान होने की संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बढ़ने होने की संभावना जो है मतलब काफ़ी जो है हो जाती है ना। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में चल निधि समायोजन सुविधा है ना, भारत में चल निधि समायोजन सुविधा किस समिति के सिफारिश पर शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नरसिम्हन समिति के द्वारा भारत में चल निधि समायोजन की जो है सुविधा जो है चालू की गई थी, है ना। अगला नंबर का सवाल है, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट मैच है ना। आपको बताना है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए गए और मास कोड दिया गया है, तो इसमें से कौन सा मैच नहीं करता आपको उसको फाइंड करना है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, अगला नंबर का सवाल है कि है ना कमलूप्स रेजिडेंशियल है ना, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से किसकी तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्बर ब्रेकन। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि 19 फरवरी 2022 को यूवी स्वामीनाथन अय्यर की कौन सी जयंती मनाई गई है। अगला नंबर का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 167वीं जयंती जो है मतलब यूवी स्वामीनाथन अय्यर की मनाई गई 19 फरवरी 2022 को। अगला नंबर का सवाल है कि मार्च 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्तकर्ताओं की सूची में कौन सा राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि छत्तीसगढ़।
तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब हो चुके हैं और आई होप आप सबको क्वेश्चन जो है पसंद आ रहे होंगे। अब नहीं आ रहा होगा फिर भी क्या करेंगे यार, एग्जामिनेशन है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको भी चलना है, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियो है ना, इसको थोड़ा जो स्पीड है वो आप सेटिंग में जाकर थोड़ा चेंज कर ले, ताकि ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि पोर्टमैक नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है ना। आपको बताना है कि पोर्टमैक नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वॉशिंगटन डीसी। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि मई 2022 में किस राज्य में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हरियाणा में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए कि कौन सा भारतीय राज्य भारत सरकार को उच्चतम आयकर संग्रह देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महाराष्ट्र जो है भारत सरकार को उच्चतम आयकर संग्रह देता है। अगला नंबर का सवाल है कि मई 2022 में तट रक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन CG कहाँ कमीशन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेंदुम्बसेरी में जो है ये अपना कमीशन किया है ना। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या विजयनगर साम्राज्य के लिए गलत दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, है ना। तो ये जो है गलत दृष्टिकोण प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर देंगे, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि 4 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी 2 देशों की यात्रा अंतिम चरण में से कौन से देश पहुंचे, है ना। अंतिम चरण में कौन से देश पहुंचे। आपको बताना है कि 4 अप्रैल 2022 को रामनाथ कोविंद अपनी 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में से कौन से देश पहुंचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नीदरलैंड पहुंचे, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि फरवरी 2022 में प्रियम गांधी मोदी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेकर आए, है ना। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुक जो है प्रियम गांधी मोदी भारत लेकर आए, कौन सी पुस्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस, है ना। अब इसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अप्रैल 2022 में मनीला में सेमीफाइनल में अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक किसने जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि PV सिंधु ने जीता। अब यहाँ पे अगला नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षितिज द्वीप ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु है, खाली स्थान ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टोंगा। क्षितिज द्वीप में जो क्षितिज द्वीप टोंगा ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु है। अगला नंबर का सवाल है कि झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर बनाया है या फिर किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्वर्ण रेखा पर स्थित है। अब अगला नंबर का सवाल है कि झामर कोतरा खदान, है ना, झामर कोतरा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है झामर कोतरा खदान। अगला नंबर का सवाल है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए किसने महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अब्दुल्ला शाहिद ने वहाँ के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं मनाया जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है 5 सितंबर, क्योंकि 5 सितंबर को आई होप आप सबको पता होगा कि 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय दिवस होते हुए भी राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं सेलिब्रेट किया जाता। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को सीधे प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉरियोलिस, है ना। कॉरियोलिस बल जो है समुद्र में लवणता को सीधे प्रभावित नहीं करता है। अगला नंबर का सवाल है कि हाल ही में संपन्न इबरड्रोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में किसने 2 रजत और 1 स्वर्ण का और 1 कांस्य पदक जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रमोद भगत ने
हाल ही में जो संपन्न हुआ इबाड्रोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। अगला नंबर का सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2022 में यूरोपीय देशों के निम्नलिखित 3 शहरों में से किसका दौरा करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस का दौरा करेंगे। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसे निजी आय से घटाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कॉर्पोरेट कर को घटाया जाना चाहिए। अगला नंबर का सवाल है कि यदि नगद आरक्षित अनुपात घटता है तो ऋण सृजन खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बढ़ता है। अब यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के जनादेश दस्तावेज को कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इसको लॉन्च करेंगे। अगला सवाल है अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई तो देश के बाह्य ऋण पर क्या असर होगा? आपको बताना है कि अगर भारत के बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई तो देश में बाह्य ऋण पर क्या असर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है MS एक्सेल में, देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। अब सीधा आगे बढ़ते हैं। गांधी एंड स्टैलिन पुस्तक किसने लिखी है ना? आपको बताना है कि गांधी एंड स्टैलिन पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखे हैं लुई फिशर ने। अगला नंबर का सवाल है कि दक्षिण अमेरिका के शांत समशीतोष्ण घास भूमि को किस रूप से जाना जाता है? तो भाई दक्षिण अमेरिका की जो शांत समशीतोष्ण घास भूमि को हम लोग जानते हैं पाम्पस के नाम से, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि मुद्रास्फीति के अंतर को सुधारने के लिए कौन सा वित्तीय उपाय अपनाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त में से सभी। यानी कि अगर हमें मुद्रास्फीति के अंतर को सुधारना है तो हमें सार्वजनिक व्यय में कमी करनी होगी, करों में वृद्धि करनी होगी, लोक ऋण में वृद्धि करनी होगी। तो इसका आगे है कि अप्रैल 2022 में निम्न में से किसने इसरो को गगनयान हार्डवेयर का पहला सेट सौंपा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2022 में इसरो को गगनयान हार्डवेयर का पहला सेट सौंपा। अगला सवाल है कि अप्रैल 2022 में त्रिशक्ति कोर ने किस शहर के पास कृपाण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिलीगुड़ी, है ना। अगला सवाल है कि यहाँ पे आपको अरेंज करना है, एक्चुअल में जो कोल प्रोडक्शन है उसको आपको अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। यानी कि सबसे ज़्यादा कोल कहाँ कोल पैदा किया जाता है, मतलब कोल जो है खनन किया जाता है, कोयले का खनन किया जाता है सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में, या ना पश्चिम बंगाल में जो है कोल जो है वो आपका प्रोडक्शन किया जाता है या फिर वहाँ से माइनिंग की जाती है। अगला नंबर का सवाल है कि मार्च 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बवेजानी, है ना, बवेजानी बांदा का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जाम्बिया के राष्ट्रपति थे है ना, बावेजानी बांदा, जिसका मार्च 2022 में निधन हो गया। अगला नंबर का सवाल है कि बानी थानी चित्रकला किस स्कूल से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किशनगढ़ स्कूल से संबंधित थी बानी थानी चित्रकला। अगला नंबर का सवाल है कि जब सरकार बजट पारित करने में विफल हो जाती है तो क्या होता है? जी हाँ, आपको बताना है कि जब सरकार बजट पारित करने में जो है फेल हो जाती है तो उस समय क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मंत्री के पूरे समूह को इस्तीफा देना होता है और सरकार गिर जाती है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हाईलाइट और इसको मार्क कर सकते हैं। अगला नंबर का सवाल है कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो अगर आपको पंजीकृत ट्रेड यूनियन की अध्यक्ष नाम बदलना है तो इसके लिए आपको किसकी सहमति लेनी होगी? इसके सदस्यों की 2/3 से कम नहीं।
ओके, मतलब सहमति लेने के लिए आपको वहाँ के सदस्य होते हैं, उनकी सदस्यों के 2/3 जो सदस्य हैं उनसे कम आपके पास सदस्य नहीं होने चाहिए, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन गठन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन जो है किया गया था। अगला नंबर का सवाल है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आपको बताना है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया, तो ये लागू किया गया था 1999 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल है कि अप्रैल 2022 में ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को किसको बेचने की घोषणा की? अगर आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एलन मस्क को देने की घोषणा की थी। चूँकि अभी अब वर्तमान में अगर हम इसके ऑनर की बात करें ट्विटर की, तो ये जो है सीईओ मतलब सीईओ जो है एलन मस्क ही हैं। अगला सवाल है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी साइंस सिटी सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोलकाता भारतीय उपमहाद्वीप में साइंस सिटी सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में राजमुंद्री सामाजिक सुधार संघ की स्थापना की? तो ये की थी, है ना, वीर सलिंगम पंतुलू ने। अगला सवाल है कि है ना, डेंड्रेटिक शब्द खाली स्थान से संबंधित है, तो ये संबंधित है भाई किससे संबंधित है? ये नदियों से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मूल या फिर महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? आपको बताना है कि यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है भाई ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नागार्जुन सागर श्री सैलम। ओके, तो अगला नंबर का सवाल है कि खाली स्थान बड़े हवा के स्थानों के साथ भरा हुआ होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बड़े हवा के स्थानों के साथ भरा हुआ होता है, तो ये होता है रेतीली मिट्टी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। ओके, सो अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 25 मार्च 2022 को टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF फंड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टाटा म्यूचुअल फंड ने। ओके, सो अगला नंबर सवाल में बढ़ूँ इससे पहले यार कि आपको मनोबल बढ़ा देता हूँ। देखो, जो भी पेशेंस बना के इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक ज़रूर देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ ही क्वेश्चन बचे, सफ़र थोड़ा सा है, तब तक थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस बना के चलिए। अगला नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिव्येंदु बरुआ। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन से अफ्रीकी देश की स्थल सीमा नहीं है? निम्न में से कौन से अफ्रीकी देश की स्थल सीमा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेनिन। ओके, सो अगला नंबर का, अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन जो हमारा खत्म हो जाता है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए आपको पसंद आए होंगे। किसी क्वेश्चन को लेके अगर रिपीट कर रहा हूँ, कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।